हेलो गाइस, मैं हूं रहमतुल्लाह। मैं सदिया को आप देख रहे हैं आप पर हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। लोग सर की वीडियो का टाइटल है राजनाथ इनवाइटेड पीपल ऑफ POJK टू इंडिया POJK, यानी कि राजनाथ सिंह ने जो कश्मीर के लोग हैं, जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, उनको इनवाइट किया है जो इंडिया का जो कश्मीर है इंडियन साइड पे, उसमें कि आप इधर आ जाएं। तो वीडियो देखते हैं और उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, DD रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है नाला पाकिस्तानी रिएक्शन का और इसका टाइटल है कम एंड ज्वाइन अस, इनवाइट्स कश्मीर रेजिडेंट टू मेक इंडिया देयर होम, सेज राजनाथ सिंह। तो जी हाँ, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। राजनाथ सिंह ने कहा है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों से कि भाई आइए और भारत को ज्वाइन कीजिए। देखिए, जब भी बात होती है ना कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पर कैसे कब्जा होगा, कैसे वापस लेंगे, क्यों हमला नहीं कर देते, अटैक करके क्यों नहीं लेते, तो राजनाथ सिंह की बातों में सारे सवालों का जवाब छुपा है। भारत की कोशिश है जबरन कब्जा नहीं करने की। भारत की कोशिश है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग देखें कि जम्मू कश्मीर किस तरह से डेवलप हो रहा है, किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को वहां सुविधाएं मिल रही हैं, किस तरह से वहां पे महंगाई नहीं है, किस तरह से वहां पे सब्सिडीज दी जा रही हैं, और वो देखकर लोग खुद आए। तो इसकी आवाज अब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में उठने लगी है। तो इसलिए राजनाथ सिंह ने इनवाइट किया है कि भाई आइए और हमारे साथ जुड़ जाइए, वापस अपने घर में जुड़ जाइए। अब देखिए, ये स्ट्रेटेजी है लोगों को तैयार करना कि भाई आप आइए, आप तय करिए कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। भाई पाकिस्तान भी तो यही कहता है ना कि प्लेबिसाइड कराओ, प्लेबिसाइड कराओ। तो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइड करा दे वो, और जनता से पूछ ले, रेफरेंडम करा दे कि भाई उन्हें किसके साथ रहना है। अगर वो जम्मू कश्मीर के साथ आना चाहते हैं तो आ जाएं, उधर रहना चाहते हैं उधर रहें। चले देखते हैं पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाला पाकिस्तानी रिएक्शन। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल कार्ड जो है प्ले कर दिया। उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर, जिसको इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कह रहा है, कि POK के लोगों को चाहिए कि वो इंडिया के साथ मिल जाए। आओ हमारे साथ मिल जाओ, हम आपको अपना समझते हैं, पाकिस्तानी आपको गैर मुल्की समझते हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में पीस भी है, स्टेबिलिटी भी है। मतलब कि ओपनली ऑफर की जा रही है आजाद कश्मीर को वो इंडिया के साथ आकर मिल जाए। मैं POK के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। POK के लोगों को हम अपना मानते हैं। अगर देखा जाए तो ये इंडिया जो है पॉलिटिकली पेनिट्रेट कर रहा है आज़ाद एंड कश्मीर में, और कश्मीरी लोग इस स्टेटमेंट को क्या पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ आने वाले दिनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कश्मीरी लोगों का क्या रिएक्शन आएगा, और भारत जो है पॉलिटिकली कश्मीर के अंदर इतना एक्टिव कैसे हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा आज़ादी का नारा लगाया, लेकिन भारत ने कहा कि POK हमारे साथ मिल जाए, मतलब कि हमारे आज़ाद कश्मीर की बात की जा रही है। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि वो इस बयान के ऊपर अपना क्या रिएक्शन रिकॉर्ड करवाते हैं। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर किया करें। अगर कश्मीर इशू को समझना है तो हमें थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1963 के अंदर जब चाइना ने अटैक किया था ना इंडिया के ऊपर, तो सर जैसे ही आपने 1963 बोला, तो आपकी हिस्ट्री में जो जाने की जो आपने कोशिश की है वो कोशिश बेकार साबित हो गई। आपको हिस्ट्री नहीं पता, जब आपको तारीख नहीं पता सही। वैसे पाकिस्तानियों को तारीख सही तो वैसे भी नहीं पता। 1962 में चाइना ने अटैक किया था इंडिया पर, 1963 में नहीं किया था। पहला करेक्शन। कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे रात को कॉल आई चाइनीज़ एम्बेसडर की, अच्छा, कि आप हमने अटैक कर दिया, इस वक्त इंडिया जो है वो वल्नरेबल कंडीशन के अंदर है, आप अगर वहाँ से आकर अपना कश्मीर आज़ाद करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। ये चाइना ने हमें ऑफर की थी जब इंडिया और चाइना की जंग थी 1962 के अंदर। अच्छा, शहाब नामा के अंदर मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। ठीक हो गया। कुदरतुल्लाह शहाब ये लिखते हैं बकायदा। हो गया सर। वो डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, वो सेक्रेटरी, वो डिफरेंट ऐवानों में काम कर चुके हैं। आप जानते हैं उनका नाम बहुत बड़ा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अच्छा, वो कहते हैं कि मैं उसी वक्त गाड़ी निकाली चूँकि मामला बहुत ज़्यादा क्रूशल था। ठीक हो गया। मैं पहुँचा हूँ, उस वक्त अयूब खान थे यहाँ पर सदर। अच्छा, तो वो अयूब खान की रिहाइश पे पहुँचे, अयूब खान सो रहा है।
उसने जाकर गार्ड से कहा कि अयूब खान को उठाएं, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, बहुत बड़ा मसला है, आप उसको उठाएं। वो लिखते हैं कि मैंने 15 मिनट उस गार्ड को समझाने में लगाए हैं कि उनको उठा कि मामला बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, और वो कहता था आगे से गालियाँ पड़नी। अच्छा, ठीक है, बहुत ज़्यादा समझा बुझाकर जब उसे भेजा गया तो उसने जाकर जब बात की तो वाकईतन वो कहते हैं कि अंदर से एक गालियों की बौछार की पहले आवाज़ मुझे आई है बाहर। ठीक है। फिर वो एक धोती पहने बाहर निकले हैं। हाँ। उन्होंने कहा जी क्या मसला है? इन्होंने बताया कि इस तरह से मुझे एक चाइनीज एम्बेसडर की चाइना की जंग छिड़ गई और कश्मीर चाहिए तो ले रात लो। के अंदर ही वो कहते हैं कि हमला कर दो और कश्मीर ले लो। फिर? उसने कहा ये कोई इतना इम्पोर्टेंट मसला नहीं है, भागो सो जाओ, ये जगाने के लायक मसला ही नहीं था, उठ के आ गए हो तुम। अगले दिन जब आया है तो शायद शराब पी हुई थी, ये जो भी मसला था, मामला जब खत्म हुआ है माइंड से यहाँ से, तो कहता वो तो वाकई बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन तब तक उधर से यूएनओ और अमेरिका की इंटरवेंशन से उनका मसला आपस में सॉल्व हो चुका था। तो एक तो हमने यहाँ पर भाई साहब, तो एक रात में मसला थोड़े ना सॉल्व हुआ था। भारत और चाइना के बीच जो लड़ाई थी वो एक रात में खत्म हो गई थी। अबे क्या बात करते हो यार, अयूब खान के पास इतना सारा टाइम था, सोचते सोचते तो 65 में उसने जो किया ऑपरेशन जिब्राल्टर, 3 साल बाद ही चाइना ने अटैक किया, उसके 3 साल बाद ऑपरेशन जिब्राल्टर कर दिया। गजब बात करते हो यार तुम लोग। एक मौका आया था, गवा दिया। एक नहीं, बेशतर मौके आए हैं। अच्छा। जो हमने गंवाए हैं। सर ये भी तो सच है ना, एक वक्त इंडिया खुद कहता था कि आप कश्मीर ले दो और हमें हैदराबाद वाली साइड दे दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखें सीन क्या रहा है यहाँ पे। यूएनओ ने हमेशा से कहा कि यहाँ पे प्लेबसाइट होना चाहिए। अच्छा। लोग आए अपना फैसला करें। ठीक हो गया। आप निगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठे हैं, इंडिया ने कहा है कि यहाँ बात करते हैं। ठीक है। आपने उस वक्त क्या किया कि आपने उस वक्त जरा से चौधरी बने कि हमारे साथ यूएस है, ठीक है, आप निगोशिएशन टेबल पे नहीं आए, आपने बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट किया। जिसका इंडिया भी जिक्र करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब तो ये इंडिया ने ये वर्ड पूरी दुनिया को रटवा दिया पाकिस्तान को। एग्जैक्टली। उन्होंने वो कहते हैं ना, एक वो रूसी कहावत है कि झूठ इतना तेजी से बोलो कि वो सच लगने लगे। अच्छा। ठीक है जी। तो इसी ये झूठ है। अभी तो आपने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट किया, अपनी ही बातों को आप गलत साबित कर रहे हैं। 10 सेकंड पहले आपने कहा कि पाकिस्तान टेबल पर नहीं आया बातचीत करने, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, उसने बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करना शुरू किया। और भारत ने कोई भी झूठ नहीं बोला है, इसके तो सबूत दिए हैं पाकिस्तान को। इतने सारे पाकिस्तानी आतंकी मारे गए हैं, कहां से हो रहा है, कौन हो रहा है? वहां के बंदे बैठ के पाकिस्तान से खुलेआम ये कहते हैं कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। सैयद सलाउद्दीन, लीजिए सुनवाता हूं मैं, पाकिस्तान में बैठा है, कश्मीरी आतंकवादी है। पाकिस्तान में क्या कर रहा है वो और क्या बोलता है, सुनिए। आलमी सतह पर कश्मीर की कुर्बानियों को सबताज होने की साजिशें हो रही है। भारत की बर्बादी तक हमारा जहाद फी सबीलिल्लाह हर कीमत पर जारी रहेगा। तो कहां भारत ने झूठ बोला यार, भारत ने सच बोला है हमेशा। आप झूठे साबित हुए हो। मुझे याद है मलिहा लोधी का यूनाइटेड नेशन में वो लड़की का पोस्टर लेकर आना, जिसके पूरे चेहरे पर पैलेट गन से निशान बने हुए थे। आपकी पाकिस्तान की एम्बेसडर ने यूएन में कहा कि ये कश्मीर की लड़की है और भारतीय फौजियों ने पैलेट गन से इसकी हालत की है। 1 घंटे में आपका प्रोपेगेंडा पकड़ा गया, आपका झूठ पकड़ा गया, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान नंगा हो गया यूएन जैसे प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि वो लड़की फिलिस्तीनी लड़की की तस्वीर थी, झूठी तस्वीर दिखाई गई यूएन जैसे प्लेटफॉर्म पर। और पाकिस्तान को लगता था कि जो चूरन अपने यहाँ के लोगों को दे देता है, लोग विश्वास कर लेते हैं, वही चूरन वो यूनाइटेड नेशन में भी दे देगा और पूरी दुनिया उस पर यकीन कर लेगी। मलिहा लोधी की नौकरी चली गई इस प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए, समझे? तो दुनिया जानती है झूठ हम नहीं बोलते, झूठ आप बोलते हैं, और इसके सबूत हैं। तो इसी तरह से उन्होंने पाकिस्तान को इतना ज्यादा टेररिस्ट कहा है कि दुनिया हमें टेररिस्ट मानती है। मैं ये समझता हूँ कि ये सीधी सीधी डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी ये भारत की ना हाँ। टैक्टिक्स हैं, जिस ये हर किस्म की जो कंट्रीज हैं ये किसी ना किसी तरह के पॉलिटिकल टैक्टिक्स करते हैं। पहले भारत डायरेक्ट अटैक करता था, बाकायदा इन्होंने कश्मीर के अंदर ना जेनोसाइड भी स्टार्ट किया। इसके अलावा उन्होंने सर ऐसा तो मैंने नहीं सुना, जेनोसाइड बाकायदा उन्होंने किया है। हमारा जो ये 2019-20 में जब इमरान खान का दौर था, तो इन्होंने इंडिया के ऊपर कब्जा बाकायदा किया, जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं। अबे जेनोसाइड का मतलब पता है तुझे? इतना पढ़ा लिखा है तू? जेनोसाइड का मतलब पता है तुझे? जेनोसाइड वो होता है जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया।
जेनोसाइड वो होता है जो पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान में जो वो कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज जो कर रही है, हजारों हजार बलूचों को मार दिया गया, उनकी आबादी कम होने लगी। जेनोसाइड वो होता है, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, जो मुसलमानों ने जम्मू कश्मीर में किया कश्मीरी पंडितों के साथ। जेनोसाइड इसको कहते हैं। जेनोसाइड उसको कहते हैं, एक और स्क्रीनशॉट लगाता हूं, ऑपरेशन सर्चलाइट, जाके सर्च कर, जो पाकिस्तानी फौज ने बांग्लादेश में वहां की महिलाओं और लोगों के साथ किया। 30 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल किया और 3 लाख से ज्यादा महिलाओं का गलत काम किया उसके साथ आपकी फौज ने। जेनोसाइड उसको कहते हैं। अगर जेनोसाइड कश्मीर में कर रहा होता भारत, तो यह बताओ कि वहां की आबादी कैसे बढ़ती मुसलमानों की। शब्द सीख लिया, जेनोसाइड जेनोसाइड जेनोसाइड। अबे पहले जाके मतलब तो पता कर, जेनोसाइड का मतलब क्या होता है, बेवकूफ कहीं का। तो अच्छा, 2019 आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं। जी, उसको हम जेनोसाइड ही कहेंगे। अच्छा, नहीं वो तो आर्टिकल हटाया ना। तशद्दुद और जुल्म किया कश्मीरियों के ऊपर। अच्छा। तो बेहतर यही है कि कश्मीरियों को अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। अच्छा। और खुद मुख्तारी मांगनी चाहिए। अच्छा। ये अगर अपने साथ मिला भी लें तो कल को इन्होंने जैसे पहले किया कि हिंदुओं को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में, उनकी आबादी बढ़ा रहे हैं, कश्मीर में एक जो मुसलमान अक्सरियत है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ठीक तो है। ये कश्मीरों को खुद देखना है कि हमने अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया। हिंदू कश्मीर जा रहे हैं जो कि मुसलमानों से भी पहले वहाँ रहते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मुसलमान अक्सरियत अब उधर हो चुकी है। तो वो किसी ना किसी तरह वाइप ऑफ करने की कोशिश करते हैं। पहले उन्होंने जुल्म के जरिए से मारने की कोशिश की, लेकिन अब वो टैक्टिक्स अपना रहे हैं। कि ये पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवाता है, पाकिस्तान वहाँ पर जहादी भेजता है, आर्मी को टारगेट करता है, जिसकी वजह से हमें बार बार वहाँ पर सर्च ऑपरेशन करने पड़ते हैं। और ये चीज़ उन्होंने कई दफ़ा बोली है। पाकिस्तान कहता है कि वो कर रहे हैं, ये मसला है क्या? असल में बात ये कि आपको पता है ये इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, जन्म जन्म वाली ना। हाँ। जो चीज़ नहीं भी होती वो भी पाकिस्तान के ऊपर थोप देते। जन्म जन्म कहाँ से हो गया? पाकिस्तान को पैदा हुए अभी 77 साल हुए, जन्म जन्म का। भारत यहाँ हजारों साल से, जन्म जन्म की दुश्मनी कैसे हो गई? देते हैं। तो फिर हम जवाब क्यों नहीं देते? जवाब दो ना। हमें अभी इस वक्त ना अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है। कश्मीरियों के साथ खड़े हैं हम इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ। और उनको खुद मुख्तारी का हक दिलाने की जरूरत है। इसमें झूठ भी नहीं ना, कई जगह पर ये सच साबित भी हुआ एग्जैक्टली, बहुत सी गलतियां, इतने ज्यादा पॉलिसी ब्लंडर्स हैं कि हम अगर बात करें तो शायद पूरी रात हो जाए। लेकिन हम कश्मीर इशू जो है वो मेरे ख्याल से इस वक्त हल नहीं हो सकता। ठीक है, जहाँ तक मेरा ख्याल है हमें इस वक्त इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है, वो कैसे सर? देखें, आप 2 टके के लोग हैं, जो सही बात है, हमारे पास कुछ नहीं है। वो हमारे एक टीचर कहते होते थे कि एक तो हम गरीब हैं, दूसरे बदतमीज़ हैं। गरीब और बदतमीज़ हैं। अब मसले का हल ये है कि आप इसको किसी तरह से साइडलाइन करो। देखें, उनके पास 55% कश्मीर है, आपके पास 35% कश्मीर है, और 15% जो है वो है चाइना के पास। हाँ, कई जगह पे 60, 30 और 10 की भी तकसीम आती है। हाँ। अच्छा, चले हो गया, उनके पास ज्यादा है। आप इसी पे करें, ठीक है, चूंकि पावरफुल है, हम आपको नहीं देंगे। इक्का खेल दिया ना उनके डिफेंस मिनिस्टर ने। हमारे कश्मीरी बेचारे तो इकोनॉमी की वजह से इतना तंग आए दिन हड़तालें करते। वो कहते हैं इधर हमारे साथ आ जाओ, खुशहाली है, डेवलपमेंट है, और उधर कश्मीर में $14 बिलियन का सालाना बजट दे रहे हैं वो। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक घर में एक बच्ची का रिश्ता आता है एक कंगाल घर से, और एक जो है वो करोड़पति लोग हैं। तो करोड़पति वो क्यों हमारी तरफ आना चाहेंगे? कि हम कर्जों में डूबे हुए लोग हैं। सही हो गया। हम जो है वो खुद दिवालिया हो चुके हैं। हमें कोई भीख देने को तैयार नहीं है। सही हो गया। हमारी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो भीख मांगने की है। $42 बिलियन की इंडस्ट्री है सर। ठीक है जी। तो बेसिकली मसला ये है कि हमारी इंडस्ट्री को अब चला सिर्फ भिखारी सकते हैं। ठीक है, तो हमें वाकईतन कश्मीर इशू को थोड़ा सा साइड लाइन करके अब सीरियस टॉपिक पे आते हैं। चलो, ये तो बड़ी गपशप है। एक सीरियस सवाल है कि इस तरह की ऑफर, देखिए हमने आज़ादी का नारा लगाया, कश्मीर आज़ाद करेंगे। हमने कभी इतना बड़ा जिगरा करके नहीं कहा कि भाई वो 60% कश्मीर आओ हमारे साथ मिल जाओ, आपको खाना पीना रिहाइश सबको देंगे। इंडिया ने खाना पीना रिहाइश सबकी ऑफर दे दी। भाई अब इस ऑफर को कश्मीरी हमारे साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे, जरा ये भी तो बता दें। कितना अब हम प्रेशराइज हमें करेंगे? देखें जी, हम कश्मीरियों को तब कहे ना कि हम आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे कि हम अपने सिटीजन्स को कर सकें। ठीक हो गया। यहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ नहीं करते, यहाँ पे औरतें अपनी इस्मत नहीं बेचती खाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए। तो हम जो यहाँ पर खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे, हमने कश्मीरियों को क्या कुछ करना है, और कश्मीरियों ने हमारे साथ क्यों आना है? ठीक है,
हमें सबसे बड़ी जो इस वक्त ज़रूरत है ना, जो मसला है जिसका हल, जो आप अगर हल की तलाश की तरफ जाए, मसला ये है कि हल पे बात होनी चाहिए। हल ये है कश्मीर को साइडलाइन करो। सार्क है यहाँ पर एक तंजीम हमारे यहाँ साउथ एशिया की, उसके बाद हमारे पास एशियान है। आप उन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए पहले इंटरकनेक्टेड हो। लेकिन सर इंडिया बायलैटरल टॉक पे नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि हमारा और पाकिस्तान का लेवल ही नहीं है। उनके साथ बहुत ज़्यादा मीडिएटर आए हैं पाकिस्तान की बात कराने के लिए। चाइना ने भी इन्वॉल्वमेंट किया, लेकिन इंडिया नहीं देख रहा हमें। वो कहता है हमारा लेवल नहीं है। देखिए हमारे मसले को इतने ज़्यादा गंभीर नहीं है जितने ईरान और सऊदी अरेबिया के थे। वो भी तो बैठे ना, वो अप्रोचमेंट हुई ना। अच्छा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की भी कभी कभार हो जाती है। अच्छा, इससे कई बहुत बड़े रिवल ग्रुप आपस में आ जाते हैं ना आसपास। तो हमारा कोई ज़्यादा मसला नहीं है। हमारा मसला सिर्फ जो है वो नालायकी का है। नालायक है हम। नहीं, वो तो है, नालायक आप ज्यादा हो, लेकिन मसला नहीं है ज्यादा। आपने ईरान और सऊदी अरब की बात की है। पिछले 100 साल में या पिछले 70 साल में कर ले, जब से पाकिस्तान बना 77 साल में, ईरान और सऊदी अरब के बीच कितनी बार लड़ाइयां हुई हैं? कितनी बार दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जंग की है? कितनी बार? भारत और पाकिस्तान ने कितनी बार की है वो जरा देख। कमाल करते हैं आप लोग यार, कमाल करते हैं आप। नालायक है हम। अच्छा। ठीक है, हम नॉन एफिशिएंट लोग हैं। ठीक है। हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं वो पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए हैं। हाँ। हमारे जो सियासी देखें इस वक्त आपका फॉरेन कौन है एम्बेसडर इंडिया का? हाँ। आप मुझे ये बताएं इस वक्त आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है? ये इसहाक डार साहब। इसहाक डार ने उसको फॉरेन मिनिस्ट्री की मैं कह सकता हूं, जवाब ही नहीं देता इंडिया को। उसे फॉरेन मिनिस्ट्री की डेफिनेशन का नहीं आइडिया। तो फॉरेन मिनिस्ट्री देखिए उनका जयशंकर है। सर क्या कमाल आदमी, खूबसूरत बातें करता है। देखें जब तक हमने उनके साथ ये चीजें साइड लाइन करके तिजारत बढ़ाई। इंडिया की गवर्नमेंट ने डॉक्टर एजे शंकर को इतनी जुर्रत दी है तो वो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पे नचा रहे हैं ना। अमेरिका को भी शट अप, जो यूरोप को भी शट अप। जो बात करता है वो कहते हैं इंडिया का मैटर है भाई, हम अपना देखेंगे आप अपना देखो। इतनी जुर्रत उनकी शुरू से फॉरेन पॉलिसी ऐसी है। आप देखें ना, वो जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में गए, उधर से हम जो है वो यूएस के पिट्ठू बन गए। हमने अपना कंधा प्रोवाइड किया। वो टेररिज्म आज भी हमारे मुल्क में है। उन्होंने कहा कि जी हम किसी जंग में हिस्सा नहीं लेंगे जो हमारी नहीं है। आज देखें वहाँ पे वो दुनिया की जो है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। ठीक है, वो आईटी में सबसे आगे जा रहे हैं। वो वाकईतन एशिया का टाइगर बन रहे हैं। उनका मुकाबला चाइना है। पाकिस्तान को तो वो कहते हैं कि अपने बोझ से गिर जाएगा, मर जाएगा, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम अपने जो लोग हैं ना, इनको लगाकर उनके साथ किसी तरह निगोशिएशन टेबल पे हैं, कहें भाई साहब गलतियां हुई हैं, उनको आप तस्लीम करें और उसके बाद किसी तरह से मामला को सॉर्ट आउट करें और उस तरफ जाएं। ये रैशनल है। अगर बाकी लोगों की तरह जैसे यहाँ पे लोगों को कुछ आइडिया नहीं होता, जहाद कर दो, ये चीजें तो फिर हम हजारों बात कर सकते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो नूर है और नूर को जवाल नहीं, तो फिर बेशक जितने लगे रहो कुछ नहीं। इनसे भी कंटिन्यू करेंगे। अच्छा सब आपसे करेंगे। ये जो हमने कश्मीर का आज़ादी का नारा लगाया 5 फरवरी को भी लगाते हैं कि हम कहते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हमने कश्मीर को आज़ादी दिलानी है। भारत हमसे 4 कदम आगे निकल के कह रहा है आओ हमारे पास आ जाओ, अपने हो, एडजस्ट हो जाओगे, डेवलपमेंट भी है, खुशहाली भी है। और ये कोई आम बंदा नहीं कह रहा, डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है भाई, जिसके अंडर आर्मी काम कर रही है भारत का। हाँ, वो बस वो आगे आ जाए। हाँ, वो लोग ना बस ये चाह रहे हैं कि ना जो हिंदू सोसाइटी है ना वो भी इस तरफ आ जाए। आप हिंदू मुस्लिम की जंग छोड़ दें, वो क्या चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। इतनी बड़ी ऑफर कोई किसी को हम जैसे करवा सकते हैं किसी को? वो बस यही चाहते हैं ना कि ये कश्मीरी भी हमारी तरफ आ जाएं और हम हमारी जो सोसाइटी है वो भी इधर आके ना, मतलब इन पे अब हम अपना डिफेंस जो उनके आर्मी वगैरह वो इधर लगा के इधर से मतलब मुसलमानों को ख़त्म करके अपनी सोसाइटी लें। आप हिंदू मुस्लिम की जंग में फंसे। मैं फिर से कह रही हूँ कि भारत कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का कश्मीर है, उनके डिफेंस मिनिस्टर जिसके अंडर आर्मी आती है, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ आप आके खुद मिलो। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कश्मीर के लिए जंग करेंगे, कश्मीर के लिए जहारी, कह रहे आप आओ हमारे साथ मिलो। सर इतनी बड़ी मतलब इनके अंदर इतना दम है कि वो कश्मीर के अंदर लाखों की आबादी है जिसको वो इकोनॉमिकली सपोर्ट करेंगे, उनको तालीम देंगे, उनको डेवलपमेंट देंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। भारत अपने आप को सेकुलर स्टेट तो ज़रूर कहता है, लेकिन उसने मुसलमानों को अभी तक वो हक नहीं दिए।
हम देखते हैं आए दिन वाकयात होते हैं कि अच्छा। इंडिया के अंदर भी मुसलमान कई चीज़ों से डिप्राइव्ड हैं। अच्छा। तो अगर कश्मीर भी वो उनके साथ मिल जाता है तो कश्मीरियों को अच्छी तरह इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये उनके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। सर आपको नहीं लगता कि जब से हमारी इकोनॉमी के क्राइसिस ज़्यादा हो रहे हैं तो भारत उन्हें इकोनॉमी के ऑफर्स करवा रहा है कि वहाँ खुशहाली नहीं है, यहाँ खुशहाली है, वहाँ पर अमन नहीं है, यहाँ पर अमन है। अगर हमारी इकोनॉमी बेहतर होती तो शायद भारत ये ऑफर ही ना करवाता, क्योंकि उन्होंने देखा जिस तरह हमने आटे की लाइनों में लगे, उन्होंने कश्मीर में देखा बिजली के 3 रुपए यूनिट के लिए कितने लोग शहीद हो गए, वो भी तो देखिए हमने मकसद देखना है आज़ादी का। कश्मीरियों को आज़ादी क्यों चाहिए? एक तो होती है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के, हम जो है खुशहाली से रह रहे हैं, पीसफुली रह रहे हैं, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है हमारे पास। दूसरा ये कि हमारे पास वैसे खुद मुख्तारी फैसला करने की आज़ादी है। अगर उन्होंने उनके साथ मिल गए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हासिल कर लेंगे वो, लेकिन जो एक खुद मुख्तारी होती है, खुद फैसला करना अपने मुल्क के लिए, जो एक खुद मुख्तारी, इलेक्शन करवा के स्टेट बना रहे हैं भाई, पार्लियामेंट। तो भाई यही चीज बलूचिस्तान के बारे में भी बोल दो यार, वो भी आज़ादी चाहते हैं, खुद मुख्तारी चाहते हैं, दे दो ना यार आज़ादी। जम्मू कश्मीर के लिए तो बकर 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 फट से बोल फूटने लगते हैं, अंदर की तमन्नाएं जागने लगती हैं। बलूचिस्तान वालों के लिए भी तमन्नाएं जगा दो। बलूचिस्तान वालों का जेनोसाइड कर रहे हो, बलूचिस्तान वालों को मार रहे हो, बलूचियों को मार रहे हो, उनको हक नहीं देते, उनसे गैस लेते हो, सोना लेते हो, चांदी लेते हो, तांबा लेते हो, कोयला लेते हो, बदले में क्या देते हो? घंटा। अभी खबर आई है कल ही परसों की, 3,500 स्कूल बंद हो गए हैं बलूचिस्तान में। ये कर रहे हो तुम लोग। क्यों बंद हो गए हैं? क्योंकि तुमने भर्तियां ही नहीं की टीचर्स की। वहां पर न करोगे टीचर्स की भर्तियां, न वो स्कूल चलेंगे, बंद हो गए। तो बलूच पढ़ेगा कैसे? नहीं पढ़ेगा, बलूच बच्चे वैसे ही जाएंगे। 3,500 स्कूल बंद हुए हैं बलूचिस्तान के, लेकिन इस पर शर्म तो आएगी नहीं तुम्हें। भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, तो पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की मस्जिदों में कौन बम धमाके कर रहा है? भारत के लोग कर रहे हैं। इन धमाकों में जो शिया मुसलमान मारे जा रहे हैं वो भारत के लोग मार रहे हैं, हिंदू मार रहा है उसे, उन्हें। मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है पाकिस्तान में। इस जुल्म की बात नहीं करोगे। इसीलिए कहता हूं, फेक मुसलमान हो, फर्जी मुसलमान हो तुम लोग, और तुम लोग इस्लाम के नाम पर धब्बा हो। इस्लाम के नाम पर सबसे बड़ा धब्बा हो तुम लोग पाकिस्तानी हो। और अब ये बात अरब और बाकी कंट्री समझ गई हैं जो ओरिजिनल मुसलमान है, इसलिए वो तुम्हें इग्नोर कर रही हैं, तुम्हें ब्लॉक कर रही हैं, तुम्हें बैन कर रही हैं, क्योंकि तुम्हारी वजह से उनका भी इस्लाम पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। पार्लियामेंट पे अपने मसले ये लेके भारत आओ। के सिर्फ एक हर हथकंडा स्टेप है। आगे आगे जा रहा है, हर स्टेप। हाँ। भारत के डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने इस वजह से भी मतलब उनको ये ऑफर दिया है कि वो पाकिस्तान के हालात को देख रहे हैं कि कश्मीर को वो मतलब वो प्रायोरिटी नहीं मिलती जो सी ये पंजाब में बाकी सिटीजन्स को मिलती है। तो वो इसका हाल क्या है वो उनको याद आते हैं 5 साल गुजरने के बाद। ये नहीं कि 5 साल के दौरान उनका हाल पूछ लें क्या हाल है, मतलब आप थोड़ा बताएं ऑडियंस को क्या हाल है। आप आसाम में मुसलमानों का हाल देखें, गुजरात में जो हुआ मुसलमानों के साथ देखें, और बेशुमार इस तरह की लोकेशन है जहाँ पे आए दिन रेगुलर बेसिस पे कत्लेआम किया जा रहा है, चुन चुन कर इसलिए मारा जा रहा है कि वो मुसलमान है। अच्छा। अब जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनका हाल ये है। बहुत अरसा हो गया ना, भाई बहुत बड़ा दंगा हुआ था, और उस दंगे के बाद गुजरात में फिर कोई दंगा नहीं हुआ। गुजरात की जब बात की जाती है एक दफा जो इतना बड़ा, देखें बाज इस तरह उसके बाद कोई नहीं इस तरह के वाकयात होते हैं, एक दफा होते हैं बड़े, वो मशहूर हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे ये चीजें चल रही हैं। मीडिया उनके कंट्रोल में, इसलिए उसको गोदी मीडिया कहा जाता है। उसकी रीजन है बिला वजह। तो मीडिया कंट्रोल में है तो तेरे अब्बू को और तेरे को कैसे ये सारी खबरें मिल जाती हैं? कौन तुझे ये खबरें भेजता है? जब मीडिया भारत में कंट्रोल है, गोदी मीडिया है, तो तुझे कैसे खबर मिल गई ये बता। और तो एक काम कर, ऑफर करना जिन जिन मुसलमानों को, अगर पाकिस्तान में गैरत है और उसे वाकई भारत के मुसलमानों की फिक्र है, तो पाकिस्तान की तरफ से ये ऑफिशियल बयान दिलवाया जाए। वैसे पिछवाड़े में दम नहीं है, दे नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को। और दूसरा, यहां का मुसलमान तुम्हें जूते से मार के भगा देगा वहां पे। ये बयान दिलवा दो ना कि जिन जिन मुसलमानों को पाकिस्तान में, जिन जिन मुसलमानों को भारत में दिक्कत हो रही है, वो मुसलमान पाकिस्तान आ जाए, हम उन्हें नौकरी भी देंगे, हम उन्हें घर भी देंगे, हम उन्हें रहने की जगह भी देंगे, और सारी चीजें मिलेंगी। अरे मत, ये दिखावा मत किया करो यार तुम लोग कि हम मुसलमान हैं, एक जिस्म की मानिंद हैं, और ये है और वो है। अरे अगर जिस्म के एक टुकड़े को दर्द हो रहा है, उसको मंगा लो अपने पास।
बिला वजह नहीं कहा जाता उनको। वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे ये आज भी वाक़यात हो रहे हैं। आसाम का हाल आपके सामने है, जहाँ जहाँ मुसलमान उनकी अक़लियतें हैं, जहाँ पे तादाद में कम होते हैं, हर जगह पे वहाँ ये वाक़यात हो रहे हैं और रेगुलर हो रहे हैं। सिर्फ इसलिए सामने नहीं आते कि वो आने देते नहीं हैं। सर, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, जैसे कि वहाँ पर मुस्लिम 20 करोड़ से ज़्यादा, हालांकि वो माइनॉरिटी में नहीं आते, सेकंड मेजॉरिटी में आते हैं, लेकिन मान लें वो माइनॉरिटीज़ में अगर हम हिंदुओं की बात करें तो 1000 से ज़्यादा जो है रिपोर्ट हिंदुओं से रिलेटेड पाकिस्तान में रिपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें किडनैपिंग है, फोर्सफुल कन्वर्जन है, जिस तरह से ब्लास्फेमी है। तो मसले उधर भी चल रहे हैं माइनॉरिटीज़ के साथ, मसले यहाँ पर भी चल रहे हैं। लेकिन हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि जो कश्मीर के अंदर जो हमें लग रहा था 2023 में 24 में कि भारत जो है पाकिस्तान के। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। मैं चाहता हूं पाकिस्तानियों आप लोग ऐसे ही रहो। मैं एकदम दिल से चाहता हूं कि पाकिस्तानियों आपको ऐसे ही रहना है, बदलना नहीं है। ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छा है हमारे लिए कि आप लोग इस तरह के प्रोपेगेंडा में फंसे रहे और आप लोग खुद अपने बारे में ना सोच पाए। आप फिलिस्तीन के बारे में सोचें, आप कश्मीर के बारे में सोचें, आप इधर सोचें, आप उधर सोचें, सब सोचें, अपने बारे में मत सोचें। क्योंकि जब आप इधर के प्रोपेगेंडा से खाली रहेंगे ना, तब अपने बारे में सोचेंगे तो आप डेवलप कर जाओगे। और हम ये चाहते नहीं कि आप डेवलप करो, और ये काम अपने आप लोग कर रहे हैं कि बहुत अच्छा करो। पाकिस्तानियों प्लीज बदलना मत यार, ऐसे ही नफरती रहो, ऐसे ही चमन हुतिये रहो, सुनी सुनाई बातों पर। मीडिया पर बैन है लेकिन मेरे पास सब सारी खबर है, मेरे पास कमाल। ठीक वही बात हो गई कि देखो हमारा पाकिस्तान में सब कुछ है, पाकिस्तान एकदम ठीक हो जाएगा, बस इस्लाम से करीब हो जाना है हमें। सुनकर हंसी आती है कि 98% मुसलमान रहते हैं इस देश में, इस्लाम के नाम पर इस देश को बनाया गया, और 77 ईयर्स बाद वहां का बंदा कहता है कि हम इस्लाम से दूर हो गए। तो हंसे नहीं तो और क्या करें। अपने ही मजहब को बदनाम करना कोई पाकिस्तानियों से सीखे। और रही बात कश्मीर की, तो देखिए आवाजें तो उठनी शुरू हो गई। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में आवाजें उठनी शुरू हो गई। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, आप ही का है, इस्लामाबाद का वीडियो है। पीओजेके के कुछ लोग आकर माइक पर कुछ बोल रहे थे, वो जरा सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि मसला क्या चल रहा है। सुनिए। उस वक्त से डरो कि जब लोग दिल्ली को कॉल करेंगे कि आगे हमारी हिफाजत करो, फिर क्या करोगे। हम तो चाहते हैं कि इज्जत से एग्जिट कर लो, कहीं बाइज्जत तरीके से अपना किनारा कशी कर लो और हमारे हाथ पे छोड़ दो। हमारे वसाइल पे अगर हमें इख्तियार मिल जाए, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, कोई मुफाद नहीं चाहिए आपसे, बल्कि हमें कोई बाई रोड रिश्ता भी नहीं चाहिए। भाई ये रिश्ता तो कब से बंद किया हुआ इसने। मैं एक बड़ी खतरनाक बात करने जा रहा हूं दोस्तों मादरत के साथ। मैं इस्लामाबाद की अशराफिया को खबरदार कर रहा हूं, बखुदा ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। मैं खुदा की कसम करके कहता हूं, अपनी किसी ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। खुदा की कसम लोग इसमें सोच रहे हैं। बात को समझ में आई? बात समझ में आई? पहले ऐसी आवाजें नहीं उठती थी, और उठती भी तो अंदर अंदर थी। आज ये माइक लेकर बोल रहे हैं और खुलेआम सड़क पर सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं कि दिल्ली से फौज मंगाएंगे। और भी नारे लग रहे हैं, स्कर्दू गिलगित के दरवाजे खोल दो। सुनिए। आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, 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 आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो। तो अगर इसके बाद भी आप लोगों को ये बात समझ, अरे इक्का दुक्का लोग हैं, छोड़ो ना, ऐसे तो बोलते रहते हैं। अरे पहले तो आज से 10 साल 15 साल पहले ये इक्का दुक्का भी नहीं बोलते थे। आज तो ये इक्का दुक्का बोलने लगे हैं। कल को ये इक्का दुक्का 10-20 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, लाख होंगे। फिर उस दिन क्या करोगे? क्या करोगे उस दिन? और मैं हमेशा कहता हूं, पीओके वापस लेने का सबसे अच्छा तरीका है वहां के लोग डिसाइड करें कि उन्हें क्या करना है, और वो धीरे धीरे लोग डिसाइड कर रहे हैं। कमेंट करके आप बताएं। तो ये दोस्तों वीडियो तो हो गई खत्म। वाह,
राजनाथ सिंह ने ये स्टेटमेंट दिया है, जो कश्मीरी हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग, उनको कहा है कि आप जो है ना जम्मू कश्मीर को ज्वाइन कर लें, आप इधर आ जाएं, अपने घर वापस लौट आएं। वाह क्या बात है, क्लैपिंग होनी चाहिए। भला इस तरह भी कोई कंट्री दूसरी कंट्री से उनका इलाका ले सकता है, उनके लोगों को अपनी तरफ बुला सकता है? क्या ये वही नहीं कश्मीरी जिनकी माओ बहनों के साथ आपने इतनी जुल्म ज्यादतियां की, उनके घरों से उनकी माओ बहनों को निकाल कर उनके साथ, अब मैं क्या लफ्ज़ बोलूँ कि 2 नंबरी की है, ज्यादतियाँ की हैं, अब ये कश्मीरी आपका साथ देंगे? हाउ कैन दिस पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है भाई? वो एक मिनट, जो जम्मू कश्मीर जिस पे आपने कब्जा किया हुआ है IO के, उनकी भी मजबूरी ये है कि वो अब बेचारे आप उन पर जो है ना कब्जा कर लिया हुआ है, तो वो अपनी घर ज़मीन तो नहीं ना छोड़ कर जा सकते, तो वहाँ पर अब वो हैं, वो पाकिस्तान में आ नहीं सकते। अदरवाइज उनको भी मौका मिले तो वो भी पाकिस्तान के साथ अगर ना मिले तो अपनी कंट्री अलग से बनाएं। मैं ये नहीं कहता कि वो पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, नहीं, वो अपनी अलग कंट्री बनाने को प्रेफरेंस देंगे। भाई सीधी सी बात ये है कि राजनाथ सिंह हो या कोई भी हो, कोई भी इंडियन हो, वो कुछ भी मैं इसे बकवास नहीं कहूँगा, वो बड़ा लफ्ज़ है। ये नहीं भाई, वो डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के, कुछ भी कहूँ, कुछ भी कह दें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 4 से 5 जंगी, 10 जंगी और भी हो जाएं तो कोई इलाका पाकिस्तान का इंडिया में दाखिल नहीं हो सकता और इंडिया का पाकिस्तान में नहीं हो सकता। अच्छा। ये चीज़ कन्फर्म है ना? 4 जंगी हो चुकी है, 5 हो चुकी, जितनी भी हुई हैं, चलो जितनी भी हैं, कोई इलाका है आपके पास हमारा तो बता दें कि हमने इस जंग में ये कब्जा किया था और अभी इसी पर हम कायम है, बता दें। यही कोई सबूत पाकिस्तान के पास नहीं है कि हमने हमने ऐसा काम कर दिया। अच्छा, ये अपनी आवाम का दिल बहलाने के लिए बहुत अच्छा जोक था जो राजनाथ सिंह ने बोल दिया। और डोगरा कहलाते थे आपके कश्मीर के जो मेरा मिनिस्टर थे या क्या चीज़ थे, वो मुझे याद आई। तो ये आपस में बयानबाजी मेरे भाई जब से इंडिया पाकिस्तान बना है तब से ये होती चली आ रही है मेरे भाई, बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहें, हम क्लैपिंग करते रहेंगे। पाकिस्तान में एक बंदा है, लोग सर तो उसको टेररिस्ट कह रहे थे, तो उसने ये कहा है, बल्कि उसने नहीं और भी लोग कहते हैं ये सच बात है, कहीं कैमरे पे आके कहते हैं, कहीं कैमरे के बगैर कहते हैं कि हम इंडिया की तबाही तक जो है ना लड़ेंगे, यानी कि जब तक इंडिया तबाह नहीं हो जाता हम कश्मीर के मुद्दे पर लड़ेंगे। और ये वाकई ऐसी बात है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं उनमें ये जज्बा बिल्कुल है। वो कहते हैं कि हम कश्मीर को एक ना एक दिन अलग रियासत बनवाएंगे या उसको आज़ाद करवा के अपने साथ शामिल कर लें। तो वैसे ये इंडिया के लिए भी मैं कहता हूँ कि बहुत शॉकिंग वाली बात है, अब शॉकिंग वाली सॉरी कह रहा हूँ, खतरे वाली बात है। बात पता क्या भाई रहमतुल्लाह, मैं ये नहीं कि पाकिस्तानी हूँ तो मैं पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें 100% बात करता हूँ। अगर आज भी पूरा पाकिस्तान ये चाहता है और अमलन इस पर अमल करे कि हम कश्मीर इंडिया से वापस ले लेंगे, तो मेरे भाई तब भी वो नहीं ले सकते। पूछो क्यों? वाह, जब तक आप नहीं ले सकते, जब तक कश्मीर जम्मू है, कश्मीर में रहने वाले लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट ना करें, वो अटैक ना करें इंडियन आर्मी पर, समझ में आती बात? वो अटैक करेंगे जैसे पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया इंटर हुआ था बांग्लादेश वाले सिलसिले में, तो ऐसे पाकिस्तान इंटर हो सकता है इंडियन आर्मी के दरमियान और बहुत आसानी से कश्मीर अलग हो सकता है। अच्छा, आपने देखा कि वो भाई, अदरवाइज नहीं मेरे भाई जो है वो कह रहा था कि जो है ना इंडिया ने जो जम्मू कश्मीर या ये उसमें जेनोसाइड करवाया है। जेनोसाइड मतलब कि जिस मतलब कत्लेआम करवाया, वहाँ पर कत्लेआम किया जिस तरह हिटलर ने किया था यहूदियों का। तो आपको क्या लगता है कि ये बात बिल्कुल सच है या एक वक्त था मेरे भाई, एक वक्त था, और आज भी बहुत से इलाकों में, काफ़ी इलाकों में कह लें, खास करके जो जेलों की सूरत हाल है ना मेरे भाई, इंडियन जेलों की, जिसमें मुजाहिदीन को बंद किया हुआ। मुझे तो
जहाँ तक मेरा रिसोर्स है मुझे पता चलता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग जिंदा उन जेलों से बाहर आएंगे या ये लोग आने देंगे यार। वो और जेलों में जितने भी लोग गए हुए हैं मेरे भाई, सारे पॉलिटिशियंस वो जो कश्मीर को आज़ाद करवाना चाहते थे, जिसमें सिर्फ इसने यासिन मलक है, सईद अली गिलानी मर चुके हैं, वो जेल में मेरे ख्याल उनकी घर में कैद होकर उनकी वफात हुई है, कि जो कश्मीर के लिए मुखलिस है मेरे भाई वो जेलों में है। बिल्कुल। और जो दोगले हैं मेरे भाई या दगड़ दल्ले हैं वो आज भी भाई कश्मीर की वजारतों पर बैठे हैं। इसमें कोई दूसरी बात है तो मुझे बताओ कि तुम झूठ बोल रहे हो। यही हाल पाकिस्तान का। जो बंदा पाकिस्तान के लिए मुखलिस था वो जेल में बैठा हुआ है, जो दगड़ दल्ले वो आज भी हुकूमत कर रहे हैं। अच्छा, और जब पाकिस्तान नहीं बना था, आज़ाद ही नहीं हुआ था हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से, जो उस वक्त दगड़ दल्ले थे, चाहे वो मुसलमान थे या हिंदू थे, राजा महाराजा, वो मेरे भाई आज़ाद होने के बाद ही वही सिलसिला, वो उस वक्त भी बादशाह थे और दगड़ दल्ले थे, वो आज भी दगड़ दल्ले हैं दोनों साइड पर। अच्छा, क्या नहीं कि पाकिस्तानी भी बात करते हैं इंडिया के लोगों के बारे में, जिन मुस्लिम के बारे में, तो लोग सर ने इस पर कहा कि आप आज़ाद करो बलोचिस्तान के लोगों को, बलोचिस्तान आज़ाद होना चाहता है। मेरे भाई मैं आपको ये क्लियर कर दूं, पहली बात तो ये आज़ाद होने की देखिए एक बात नहीं है, उनको उनकी ज़मीन इस्तेमाल की जा रही बलूचिस्तान, बिल्कुल ये सच बात है। उन उसके मुताबिक उनको कहने की सहूलियात जो है वो नहीं दे रहे हम, और वो भी उतने पाकिस्तानी जितने हम पाकिस्तानी हैं। एक मिनट भाई रहमतुल्लाह, एक मिनट, किसको आज़ाद करके देना है बलूचिस्तान? BLA वालों को देना है या मेरठ बलोच वालों को देना है? इस चीज़ का पहले जवाब दो मुझे। अगर तो मेरठ बलोच को देना है तो मेरठ बलोच ने कब कहा है कि हम अलहदा अपना मुल्क बनाने वाले हैं? कोई ऐसी डिमांड पेश की है? उनकी दो ही डिमांड्स हैं, एक तो हमारे जो लवाहिकीन है जो अगवा हुए हैं वो वापस करो, दूसरा हमें भी भाई वो हकूक दो जो पंजाब में है, मुल्क को अलहदा करने की तो बात ही कही है। अगर तुम BLA की बात करोगे तो वो है ही मेरे भाई टेररिस्ट है, उसे तो खुद मेरठ बलोच की जमात नहीं मानती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये दोगलापन छोड़ो, पहले अपने गिरबान में झांको। देखें कि आपने पर्सनली आप मत कहें, किसी को भी हम पर्सनली नहीं कह सकते और ना ही वो पूरे इंडियन आर्मी है जो है ना, इंडिया को चले सभी को कह लें, लेकिन एक पर्सनली किसी को नहीं। अच्छा, शिया लोगों की बात है कि शिया लोगों की जो है ना मस्जिदों में धमाके करवाते हैं, सुन्नी करवाते हैं या दूसरे, पर शिया की मस्जिदें क्या होती हैं और सुन्नियों की क्या होती है? मस्जिद तो मस्जिद होती है, अल्लाह का घर होता है भाई रहमतुल्लाह। मस्जिद, एक मिनट मेरी बात सुनें, वहाँ पर भी नमाज पढ़ी जाती है और कह लें कि आपके डिफरेंस के मुताबिक आप जो फ़र्क डाल रहे हैं उनके मुताबिक भी ये है कि जो मुस्लिम जो सुन्नी उनकी भी मस्जिद वहाँ पर भी नमाज पढ़ी जाती है। तरीके में फ़र्क ये है, और यार तरीके का कोई फ़र्क नहीं है, तुम्हें मैं फ़र्क बता देता हूँ मसलक और इस्लाम में क्या फ़र्क है। नहीं इतना डिटेल में नहीं जाना, नहीं टू द पॉइंट बात होगी यार, टू द पॉइंट से 2-3 सेकंड की बात होगी बस। चलें, इस्लाम ये है कि जो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार है ना, उस पर आप ज़िंदगी गुजारें, उसमें ना कोई फ़िरका आता है, ना वो दायरा इस्लाम खींचा गया है कि ये इस्लाम है, इस पर अमल करना है। जो इसके अंदर है वो तरीका इस्लाम है, जो उसके बाहर है मेरे भाई वो आपकी खुदगर्जी है, अपना तरीका है, वो इस्लाम में नहीं आता। और इस्लाम में 4 तरीक़ों से नमाज पढ़ने का हुक्म है, 4 जो है ना बड़े इनके मुजद्दद जो हैं शरअ के वो हैं। हमारे जो सुन्नी मानते हैं लोग वो कहते हैं कि क्या नाम उनका, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम शाफी, इमाम गजाली या अच्छा इनको मैं तुम्हें फ़र्क बता देता हूँ, ये 4 अलग-अलग तरीक़ों से नमाज पढ़ने वाले लोग थे। इमाम सादिक, बिल्कुल मेरी बात सुनो कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 4 तरीक़ों से नमाज पढ़ी है और हमने ये फ़िक़े बनाए, ठीक है। अब एक फ़िक़े का आदमी जो है ना उसके पास 3 फ़िक़ों के आदमी चले जाते हैं उसके घर में और नमाज का टाइम हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो उसके तरीके से नमाज पढ़ते हैं। बिलफर्ज वो किसी के घर में चला जाता है दूसरे के, तो वो उसके तरीके से नमाज पढ़ता है। फ़र्क नमाज पढ़ने में नहीं है ना तरीके में है, फ़र्क दायरा इस्लाम को समझने में मेरे भाई। जो इस्लाम में चीज़ है उसे आप निकाल नहीं सकते, जो नहीं है उसे आप इंटर नहीं कर सकते।
बिल्कुल, बस ये फर्क है, कोई मसला नहीं, कोई जमात नहीं मेरे भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। इस्लाम एक है, हमारा नबी एक है, नबी करीम हज़रत मोहम्मद खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह ताला हमारा एक है। तो फिर क्या रह गया फिर क्या कलमा इतना ही है मेरे भाई। बात सुन लो, तुम्हें मजहब वारियत और शिरकत में जो कुछ भी आपने समझ रहा है ना, इंडियन को समझें, कलमा इतना ही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके ना कुछ अंदर से बाहर निकाला जा सकता है, कमी की जा सकती है, ना को ऊपर से इसमें चीज़ इंटर की जा सकती है। जो करेगा वो भी गलती पर है, जो निकालने की कोशिश करेगा वो भी गलती पर है। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें 98% जो है ना, हाँ सही में 98% जो है ना मुस्लिम मेजोरिटी है। और लेकिन ये बात यह है कि पाकिस्तान, हम लोग कहते हैं कि हम जो है ना मुस्लिम कंट्री है, मुसलमान है, तो हमारी मतलब कि देखने कंडीशन क्या है, मतलब कि ये हमारी हालत पता है क्यों? इस वजह से क्योंकि हम हैं तो मुसलमान, लेकिन इस्लाम को फॉलो ही नहीं कर रहे। बिल्कुल इसे फॉलो करना चाहिए ना, हम उस तरह उसको फॉलो ही नहीं कर रहे। नहीं भाई, हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये है। एक मसला ये, इसमें कोई शक नहीं, एक मसला ये है नाकामी का, और एक और है, हम जब भी क्रिटिसिज्म करने बैठते हैं ना, तो हम ये उंगली ऐसे कर देते हैं, तू गलत, तू गलत, तू गलत, तू गलत। ये गलती जो है, ये उंगली जिस दिन इस तरफ होनी शुरू होगी मेरे भाई, अपनी तरफ, बिल्कुल अपनी तरफ क्यों हो गई, उस दिन सारे मसले हल हो जाएंगे मेरे भाई। बिल्कुल बात भाई तो सही कर रहे हैं। तो जितनी भी अपनी तरफ से हम क्लियरेंस कर सकते हैं वो की हैं। तो कोई भी अगर फिर भी कोई पॉइंट्स रह गए तो उसके लिए सॉरी, कमेंट्स में आप बता सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।